Hi students, good morning. Welcome to my channel. In the previous class, I have taught you the chemical property of metals. In this class, I am going to teach you the chemical property of non-metals. I have taught you 6 chemical property of metals. In this class, I will teach you the 6 chemical property of non-metals, and these 6 chemical property are reaction with air or oxygen, reaction with water, reaction with dilute acids, reaction with salt solutions, रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। यही 6 केमिकल प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाया था मेटल के केस में, और वही 6 केमिकल प्रॉपर्टीज हम नॉन मेटल के केस में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विथ एयर और ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसे बोलेंगे। तो ये है आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। होप यू कुड अंडरस्टैंड, कॉपी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसे समझ लेते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, दैट इज व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म एसिड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वे एसिडिक होते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, इन द सेम वे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को अगर पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को अगर पानी के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, तब जाकर के वे एसिड बना लेते हैं। जिस तरह से मेटेलिक ऑक्साइड में मैं बताया था कि अगर किसी भी मेटल के ऑक्साइड को अगर पानी के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो वह मेटल ऑक्साइड बेस बना लेता है। इन द सेम वे अगर किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वह नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड बना लेता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। CO2 प्लस H2O, इट विल फॉर्म H2CO3 कार्बोनिक एसिड इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है SO2 प्लस H2O सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल बी H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। P2O5 प्लस H2O फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल बी H3PO4 फास्फोरिक एसिड इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है बीइंग एसिडिक इन नेचर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करते हैं? एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये मैं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स एंड बेस में मैं पढ़ाऊंगा कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है नेचर में, इसलिए ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। वही मैं लिखाया हूं, बीइंग एसिडिक इन नेचर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। आप इस तरह से याद रखेंगे, ABC, B के बाद C आता है ना, यहाँ पे है ABR, B के बाद R, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। इट मींस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एक याद रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और बेस क्या करता है, बेस जो है रेड को ब्लू कर देता है। अगर एक याद रखेंगे तो दूसरा याद रहेगा। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। वहां पे मैं बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है, इसलिए ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो फिलहाल आप इसे कॉपी कर लें। एक इंपॉर्टेंट नोट समझना है, जिस तरह से मैं बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली बेसिक होते हैं, बट सम ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर basic as well as acidic, that is they react with both acid as well as base, and those type of metallic oxides are known as amphoteric oxides। वैसा मेटेलिक ऑक्साइड जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं वे कहलाते हैं अम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मैंने यही बताया था। यहाँ पे मैंने बताया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वे न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल इन द सेंस they are neither basic nor acidic, they don't have any effect on litmus paper। litmus paper पे कोई भी प्रभाव नहीं होता है उनका, वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेंगे। तो नोट में यही है, सम ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल, दैट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। यहाँ पे मैं लिखा हूं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, इससे पहले मैं लिखा रहा था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स।
तो आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बोले या नॉन मेटल ऑक्साइड्स बोले, दोनों एक ही है। ओके, सम ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल, दैट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और ये कौन कौन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं? वे हैं आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वाटर H2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O। वाटर भी ऑक्साइड है क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने जा रहा है, तो ये क्या बना लेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन का 2, तो ये बना लेगा H2O। क्या बना लेता है ये? H2O। तो देख सकते हैं वाटर भी जो है नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और ये ऐसा ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है, मीन्स वाटर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। द न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये था नोट। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो देखना है वो है रिएक्शन विथ वाटर। अभी मैंने बताया कि नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेते हैं। नॉन मेटल का ऑक्साइड तो पानी के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन सिर्फ नॉन मेटल की बात कर लें तो वो नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर बट अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर। अगर ये दिया रहे कार्बन प्लस H2O, देखेंगे ये कार्बन नॉन मेटल है और ये वाटर है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। H प्लस H2O, ये सल्फर नॉन मेटल है और ये पानी है, तो ये नो रिएक्शन होगा। और मेटल के केस में मैं बताया था, मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। जैसे ये आपका है कैल्शियम और ये है आपका वाटर। कैल्शियम मेटल है, तो ये मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, बट नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। मैं बताया था कि मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन जरूर करता है और साल्ट बना लेता है। जैसे ये है आपका, सपोज दिस इज सोडियम और ये कोई एसिड है HCl, तो ये मेटल है और ये एसिड है, तो ये क्या बना लेगा? कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से हाइड्रोजन को हटा देता है, तो ये बना लेगा NaCl प्लस H2। तो ये है रिएक्शन, मीन्स मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म salt and hydrogen, but non-metals don't react with acid. Hope you could understand. Copy it. Next chemical property जो है reaction with salt solution. A more reactive non-metal displaces a less reactive non-metal from its salt solution. ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल के साल्ट सॉल्यूशन से उस नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, इसे बोला जाता है हेलोजन। ठीक है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिस तरह से मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल जितना ज्यादा ऊपर वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, इन द सेम वे इस सीरीज में जो जितना ऊपर वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ऊपर है, इसलिए फ्लोरीन विल बी मोर रिएक्टिव, मींस ये चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड को अगर क्लोरीन से रिएक्शन करवा देते हैं, अभी ये ब्रोमीन का जो है साल्ट है, ये किसका साल्ट है? ब्रोमीन का, सोडियम ब्रोमाइड। अब देखते हैं ये ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पे आया है कौन? तो ये आया है क्लोरीन। अब देख रहे हैं क्लोरीन ऊपर में है, ब्रोमीन से ऊपर है, इसलिए क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? यहाँ से ब्रोमीन को हटा देगा और ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो अब रिएक्ट करने जा रहा है सोडियम और क्लोरीन, इसका वैलेंसी 1 और इसका भी 1, तो ये बना लेगा आपका NaCl। ठीक है, इसलिए ये बन गया NaCl और ब्रोमीन को साइड कर दिया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये हुआ है बीइंग मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, chlorine displaces bromine from sodium bromide, as a result of which sodium chloride and bromine are formed. Hope you could understand. Next देखते हैं reaction with chlorine. Non metals react with chlorine to form covalent chlorides.
मेटल के केस में मैं बताया था कि जिस तरह से मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड बना लेते हैं, इन द सेम वे यहाँ पे नॉन मेटल्स जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये कोवैलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में। बस इतना याद रखना है कि नॉन मेटल्स जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं और मेटल्स जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं। एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये क्या बना लिया HCl, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस प्लस क्लोरीन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लोरीन का 3 एटम है इसलिए ट्राइक्लोराइड। ठीक है, एक के लिए मोनो, एक एटम होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई और 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा हेक्सा। होप यू कुड अंडरस्टैंड, कॉपी इट। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। जिस तरह से मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोवैलेंट हाइड्राइड बना रहे थे, इन द सेम वे नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताया था ये सोडियम प्लस हाइड्रोजन, तो ये बना लिया था NaH सोडियम हाइड्राइड। तो मेटल के केस में जो हाइड्राइड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, आयनिक होता है। नॉन मेटल के केस में जो हाइड्राइड बनता है वो कोवैलेंट होता है, नॉन आयोनिक होता है। यहाँ पे कोवैलेंट आ रहा है बार बार, अभी मैं डिस्कस करूंगा कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं। फिलहाल आप अभी इतना याद रखें, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। एग्जांपल से समझ सकते हैं, यह सल्फर नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये बना लिया H2S इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन और सल्फर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और सल्फर का 2, ये इसके पास चला जाता है, ये इसके पास, तो ये बना लेगा H2S, इसलिए ये बना है H2S। ठीक है, अपने मन से नहीं लिख देंगे यहाँ हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है इसलिए H2S हो गया, ऐसा नहीं होता है। सारा खेल किसका है, वैलेंसी का है। ठीक है, ये है N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इट विल बी NH3, इसे बोलते हैं अमोनिया। यहाँ देख सकते हैं सोडियम के केस में Na2 नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ है भाई? लेकिन यहाँ जब हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो H2 लिख रहे हैं, इसे ऐसे क्यों नहीं लिखे Na प्लस H, सोडियम प्लस हाइड्रोजन? तो ये लिखना गलत है, ये होगा H2, तब जाकर के सही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, डायटोमिक के रूप में पाया जाता है नेचर में। इसलिए जो एटम नेचर में जिस रूप में पाया जाए, केमिकल इक्वेशन लिखते समय उसी रूप को दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे ये नाइट्रोजन है तो N2 लिख दिया, हाइड्रोजन है तो H2 लिख दिया, क्योंकि ये डायटोमिक, हाइड्रोजन भी डायटोमिक, इसलिए ऐसा। सोडियम जो है मोनोएटॉमिक है इसलिए सिंगल एटम के साथ, हाइड्रोजन डायटोमिक इसलिए H2 के फॉर्म में। यहाँ फास्फोरस मैं लिखाया था P4 प्लस O2, क्योंकि फास्फोरस जो है वो टेट्रा एटॉमिक होता है, 4 एटम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। होप यू कुड अंडरस्टैंड, कॉपी इट। अभी मैं बता रहा था आपको कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट, बताया था कि मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रोवैलेंट क्लोराइड बनाता है, और नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो कोवैलेंट क्लोराइड बना लेता है। तो वही मैं कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को समझाने जा रहा हूं आपको। जैसे ये है सोडियम है और ये क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये 281, सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स 11 है और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 17 है। कोई भी एटम्स स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है, स्टेबल स्टेट कहने का मतलब कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन देगा बाहर से, तब 8 हो जाएगा, या उससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बाकी लास्ट सेल जो बचा आपका उसमें 8 ही बचा। यहाँ पे 7 है, बाहर से 1 दे दो या 7 निकाल दो, तो 7 निकालने से अच्छा है कि इसे 1 ही इलेक्ट्रॉन देकर सेटिस्फाई कर दो। तो ये था ओरिजिनल फॉर्म 281 और 287। इसका एटॉमिक नंबर 17 इसलिए 17 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 11 इसलिए 11 इलेक्ट्रॉन। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो गया 8, यानी कि सोडियम के लास्ट में भी 8 बचा, क्लोरीन के लास्ट में भी 8 बचा, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन देता होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता होगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा NaCl, तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। वही मैं लिखाया हूं, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर
आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होकर के जब कंपाउंड बनते हैं तो उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स को आप आयनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। बहुत से हैं आयनिक कंपाउंड्स, अनलिमिटेड है। कुछ मैं एग्जांपल दिया हूं जैसे NaCl, MgSO4, NaOH। इसलिए आयनिक कंपाउंड बोले हैं क्योंकि ये हमेशा आयन के रूप में होगा। जैसे NaCl है तो ये सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ये है आपका NaOH तो ये है आपका सोडियम प्लस और ये हाइड्रोक्साइड पे माइनस, यानी हमेशा इसमें एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा। तो उस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। सिंपली इस तरह से याद रखना है, कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट है आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स किसे कहेंगे? द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। सपोज ये है आपका CH4। अब मुझे बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इट विल बी 2,4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट स्टेट में जाता है। डुप्लेट स्टेट कहने का मतलब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाना, और बाकी जो है ऑक्टेट स्टेट में जाते हैं, यानी कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना कहलाता है ऑक्टेट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डुप्लेट में जाएगा। यहाँ पे कार्बन इसके साथ रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ये इस तरह से बनने वाला है। कार्बन एक रहेगा, हाइड्रोजन 4 एटम है, देख सकते हैं ये है हाइड्रोजन 4 एटम। कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन कहेगा कि हमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो कब होगा? जब इसे 4 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे। ये हाइड्रोजन कहेगा कि हमारा लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कब होगा? जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। अब याद रखेंगे, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, और मेटल्स लॉस करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया था सोडियम और क्लोरीन का केस, ठीक है। यह है 2, 8, 1, यह 2, 8, 7। यह मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसे किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को दर्शा देते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया, 2, 8, 10 एंड 1, 11। क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए 17 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10 एंड 7, 17। अब ये बोलेगा कि हमारा लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसे बाहर से 7 देना होगा। तो 7 देने से अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो लास्ट सेल जो बचा, लास्ट सेल, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ क्लोरीन कहेगा हमारा लास्ट में 8 होना चाहिए, तो 8 कब होगा? जब इसे 1 दे देंगे। 7 निकाल भी सकते हैं, तो बाकी जो बच जाएगा वो 8 होगा। लेकिन यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। इसे 7 निकालने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला इसे दे देंगे, तो ये क्या हो गया? 8। यहाँ पे देख सकते हैं, एक दे रहा था और दूसरा ले रहा था। यहाँ पे जो है दोनों लेने वाला है, कार्बन को भी चाहिए और हाइड्रोजन को भी चाहिए, देने वाला कोई नहीं है। तब यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा। जब इसे जरूरत पड़ेगा ये ले लेगा, जब इसे जरूरत पड़ेगा ये ले लेगा, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ। इसका 4 इलेक्ट्रॉन था ना, और 4 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से। तो 4 हाइड्रोजन है, चारों से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है कार्बन, और 4 इसके पास ऑलरेडी था, 4 लिया, तो ये हो गया टोटल लास्ट में कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो कार्बन जो है ऑक्टेट में चला गया। अब जब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगा तो हाइड्रोजन भी ले लेगा कार्बन से, भैया मैंने आपको दिया था, अब मुझे जरूरत है, आप मुझे दे दो। तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन से लेता है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये डुप्लेट स्टेट में चला गया। इन द सेम वे ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस कार्बन को दिया था इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पहले से इसके पास 1 था, 1 ले लिया, तो ये क्या हो गया? 2। ये भी डुप्लेट में चला गया। ये भी हाइड्रोजन सेम इसी तरह से लेगा इस कार्बन से और डुप्लेट में चला जाएगा। ये भी हाइड्रोजन सेम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से और डुप्लेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, और यहाँ पे एक दे रहा था और एक ले रहा था। तो जब लेन देन की बात हो, ठीक है, ट्रांसफर की बात हो, तो वो
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, और जब शेयरिंग की बात हो तो वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। वही मैं लिखा हूं, कंपाउंड्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स। एग्जांपल दे सकते हैं NH3, PCl3, CH4। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स पहचानने का तरीका ये है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल का कंपाउंड है, इसलिए क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड्स होगा। ये PCl3 फास्फोरस क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड। CH4 कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में हमेशा नॉन मेटल्स ही पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये है NaCl, तो यहाँ पे सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल, तो ये मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन है, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट। जो भी है सब नॉन मेटल्स ही हैं, तो वो कोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ पे देखते हैं, ये सोडियम है NaOH, ये सोडियम मेटल, ये नॉन मेटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ठीक है। तो जब एक मेटल रहे और बाकी नॉन मेटल्स रहे, तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यहाँ पे देख सकते हैं PCl3 फास्फोरस 1, क्लोरीन 3, यहाँ पे सब का सब नॉन मेटल ही है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड। तो होप यू कुड अंडरस्टैंड कोवैलेंट कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। नाउ आई विल टीच यू द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ाया है मैंने, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि ये आया हुआ सवाल है, पूछ दिया है बहुत बार। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इन द सेम वे इसी तरह से पूछा हुआ सवाल है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक तरफ आप मेटल लिख लेंगे और दूसरी तरफ नॉन मेटल। मैं बताया था मेटल्स आर मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। Metals are ductile, non-metals are non-ductile. Metals are sonorous, non-metals are non-sonorous. Metals conduct heat and electricity, non-metals don't conduct heat and electricity. Metals have high density, non-metals have low density. Metals have high melting point and boiling point, non-metals have low melting point and boiling point. तो इस तरह से आप डिफरेंस लिख सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको डिफरेंसेस बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Metals react with oxygen to form metallic oxides. Non-metals react with oxygen to form non-metallic oxides. Metallic oxides are basic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. Metals react with water to form base and hydrogen. Non-metals don't react with water. Metals react with dilute acid to form salt and hydrogen. Non-metals don't react with dilute acid. Metals react with chlorine to form electrovalent chloride. Non-metals react with chlorine to form covalent chlorides. Metals react with hydrogen to form electrovalent hydrides. Non-metals react with hydrogen to form covalent hydrides. तो ये डिफरेंस थे केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच। नाउ आई विल टीच यू यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो भी इंपॉर्टेंट यूज है वो मैं बता देता हूँ आपको। यूजेज ऑफ मेटल्स, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू मेक वायर एंड अटेंसिल्स। तार बनाने में, बर्तन बनाने में यूज होता है कॉपर एल्युमिनियम का। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। सिल्वर और गोल्ड को जेवर बनाने में। आयरन इज यूज्ड टू मेक वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स। बहुत तरह के औजार बनाने में आयरन को यूज करते हैं। मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में मरकरी को यूज किया जाता है। जिरकोनियम इज यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील। बुलेट प्रूफ बनाने में जिरकोनियम को यूज किया जाता है। 4-5 यूज जो है आपको याद रखना है ताकि आप लिख सकें। Uses of non-metals. Hydrogen is used in the hydrogenation of vegetable oils. ये जब मैं पढ़ाऊंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पे मैं बताऊंगा एक रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन। वहां पे मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है। हाइड्रोजिनेशन में होता यह है कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी तैयार किया जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। तो वही मैं लिखाया हूँ, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। जो बैटरी में इलेक्ट्रोड बना होता है, बैटरी के बीच में देखे होंगे ब्लैक रड रहता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो वो किसी से बना होता है? कार्बन से। कार्बन बोले तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन ही है। तो डायरेक्ट मैं लिख दिया हूं, कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। सल्फर इज यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अमोनिया एंड फर्टिलाइजर्स। सल्फर इज यूज्ड टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड।
दीज आर सम यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, आपको याद रखना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।